चलिए, अब शुरू करते हैं जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें। शुरू करते हैं वाटर रिसोर्स। हम पढ़ेंगे, कैनल पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें से बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। जो टाइम सेट करता हूँ ठीक है, आपके डिमांड के अनुसार मैं टाइम सेट नहीं करूँगा। आपका अपडेट हमेशा 10 बजे और आजकल 2-2 वीडियो आ रहे हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा, फिर उसे जोड़कर महामैराथन करेंगे। और एमसीक्यू तैयार हो चुका है, मैं बार-बार बोल चुका हूँ, मैं जानता हूँ आप इरिटेट हो रहे होंगे, आपको इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं, हो जाएगा। बस ज्योग्राफी का ये खत्म होने वाला है, ठीक है? संचित क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखें, भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है बताइएगा? तो प्रथम स्थान है, ये तो हम जानते हैं अगर संचित रूप से देखें। ठीक है, वाटर रिसोर्स की अगर बात कर रहे हैं हम लोग और जो हम खेती करते हैं, है ना? तो सिंचाई के मामले में अगर देखा जाए, तो भारत का जो है विश्व में स्थान हमारा प्रथम है संचित क्षेत्र की दृष्टि से। अगर मैं बात करूँ कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूपों द्वारा होता है, नल के माध्यम से होता है, नाली के माध्यम से होता है, तो उत्तर प्रदेश में नलकूप के माध्यम से ज़्यादातर सिंचाई आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करूँ आधुनिक सिंचाई प्रणाली की अगर बात करें, तो आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक जो हैं, किन्हें माना गया है? तो महान सिविल इंजीनियर मोच गुंडम, नाम ही है गुंडम विश्वेश्वरैया को माना गया है। तो विश्वेश्वरैया को माना गया है आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक माना गया है, वाटर रिसोर्स का जो है माना गया है, इरिगेशन ऐसे बोलते हैं सिंचाई को, ठीक है? इरिगेशन का जनक माना गया है, प्रणाली है। महान इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया, नाम ही है। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखें, तो शीर्ष पे अगर देखें तो 3 तालाब संचित क्षेत्र या संचित राज्य जो हैं, कौन से हैं? क्रमशः बता सकते हैं? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगर तालाब के रूप में देखें, अगर संचित करने के लिए, सिंचाई करने के लिए अगर तालाब का देखा जाए, तो 3 राज्य में ज़्यादा फेमस है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज़। तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी है और आंध्र प्रदेश भी है और तमिलनाडु है। एपी, एमपी ये तो याद हो गया और तमिलनाडु, टीएम ऐसे याद रखिए। चलिए, अगर बात करें कि भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना जो है किसने प्रस्तुत की थी? तो हम बताएँगे दिनशॉ जे दस्तूर ने की थी, ठीक है? दिनशॉ जे दस्तूर ने ये काम किए थे। अगर आपसे पूछे कि भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? तो कुआँ व नलकुआँ, नलकूप, नलकूप याद रखिए, कुआँ हो गया, नलकूप हो गया जिसे हम फिल्टर से पटाते हैं और नल के माध्यम से एकदम ले जाते हैं, नाली के माध्यम से, ये नल के माध्यम से, मतलब मोटर के माध्यम से, फीचर के माध्यम से, नलकूप इस सब में आ जाएगा। तो कुआँ तो हो जाएगा ही और नलकूप भी हो जाएगा। तो भारत में सिंचाई का मुख्य साधन हमारा कुआँ और नलकूप हो गया है। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? तो हम बताएँगे सतलज जो नदी है, वहाँ से निकाली गई। आप ये बता सकते हैं सतलज नदी है कहाँ? किस राज्य में पड़ता है? इसका उद्गम स्थल क्या है? कमेंट करिएगा। मैं पढ़ा चुका हूँ, नहीं तो वेट करिएगा, पढ़ा दूँगा। विश्व जल दिवस अगर पूछे तो 22 मार्च को मनाते हैं और राष्ट्रीय जल दिवस पूछे तो 14 अप्रैल को मनाते हैं। तो वर्ल्ड वाटर डे पूछे तो 22 मार्च, 22 मार्च और अगर राष्ट्रीय नेशनल पूछे कि जल दिवस तो 14 अप्रैल, 14 अप्रैल। क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूँ और तो देखिए, सर्वाधिक संचित क्षेत्र वाला अगर 5 राज्यों का सही क्रम अगर पूछे, तो हम बताएँगे संचित क्षेत्र के मामले में क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देख रहे हैं, तो 5 राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश आगे होगा, फिर राजस्थान हो जाएगा। सोचिए राजस्थान में भी संचित क्षेत्र है, उम्मीद करिएगा कि संचित क्षेत्र होगा वहाँ। मतलब वहाँ आपको इरिगेशन मिलेगा, वहाँ पे वाटर रिसोर्स मिलेगा? नहीं, लेकिन राजस्थान में है। पंजाब में याद रखिएगा, पंजाब में तो है ही, अभी तो बहुत बाढ़ आया हुआ। एमपी, आंध्र प्रदेश, ये सब तो मानते हैं कि एमपी, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन राजस्थान में विश्वास नहीं होता, लेकिन है राजस्थान। राजस्थान में लोग बोलते थे पानी नहीं है, पानी तो एक क्षेत्र में पूरा है, वहाँ पे इतना वाटरफॉल है, सांभर झील है फेमस, है कि नहीं? हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो जल संभर के विकास से संबंधित है। लीजिए, जल संभर के विकास जो होते हैं डेवलप्ड हैं, वाटर रिसोर्स की बात करते हैं, तो हरियाली योजना उससे संबंधित है। जल रहेगा तभी तो हरियाली होगा, जल रहेगा तभी तो हम जीवित हैं। जल संभर विकास के लाभ को क्या है बता सकते हैं? तो देखिए, पानी, पीने वाला पानी, पानी जो है हमारा पीने वाला और सिंचाई के लिए जल पूर्ति करता है, ये जल संभर है। मतलब दोनों काम आएगा, सिंचाई के रूप में भी, पीने के रूप में भी।
जैव विविधता में वृद्धि होगी, एकदम बायोडायवर्सिटी में वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी। जल भराव में कमी होगा, जो जल भराव होते थे उसमें कमी होगी। मृदा की लवणता का ह्रास होगा। कृषि उत्पादन होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी। अगर जल संभर विकास में अगर लाभ पूछे तो उत्पादकता में वृद्धि होगी ना, जब लवणता उसमें कमी होगी, नमक की कमी होगी तो लवणता तो अच्छी होगी। तो लवणता में अगर कमी हो गई, लवणता का अगर ह्रास होगा, खत्म होगा, तभी तो ठीक है। वनों के कटाव में कमी होगी, एकदम होगी। जल संभर होगा तो वनों की कटाई कम कीजिएगा, मतलब लाभ है सब। जीवन स्तर में सुधार होगा, रोजगार में वृद्धि होगी अगर जल संभर होंगे, जल का विकास होगा, जल का हम लोग संभाल के रखेंगे, है कि नहीं? तो ये कॉमन है लाभ के मामले में। तो ये सब सवाल तो बीपीएससी वाले के लिए पूछेगा। हर एग्जाम में मैं बता दूंगा कि कौन सा एग्जाम में क्या क्या संभावना है आने की। तो ये बीपीएससी वाले के लिए स्पेसिफिक है। याद रखिएगा, भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत अगर पूछे ना तो नलकूप ज्यादा टिक लगाइएगा, सेकंड नंबर पे आप कुआं लगाइएगा। और सर्वाधिक सिंचाई अगर पूछे ना कि सर्वाधिक सिंचाई कैसे होता है, तो नहरों से और तालाबों द्वारा होता है। सर्वाधिक सिंचाई पूछे तो नहरों और तालाब जरूर टिक लगाइएगा। अगर पूछे मुख्य स्रोत कौन है तो नलकूप। ऑप्शन में अगर कुआं नलकूप है तो दोनों टिक लगाइएगा, ठीक है। नलकूप में जैसे कि बोरिंग से निकाल के फिल्टर्स के माध्यम से भेजे ना, उसी को बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, मतलब ऐसा मत समझिएगा, नाली उली सब आ जाएगा उसमें, फिल्टर मशीन जितने भी फिल्टर यूज करते हैं ना, वो फिल्टर मोटर है ना, तो उसके माध्यम से नीचे से, पृथ्वी के नीचे से पानी निकालते हैं और हम लोग खेत को पटाते हैं। चलिए, अगर बात करूं आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक का महान सिविल, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो चुका है। हाँ, यहाँ पे आइए। अब बात करते हैं हम लोग कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो हम बताएंगे 1958 में हुआ था। इंदिरा गांधी नहर की अगर शुरुआत हुई थी तो 1958 में हुआ था, ये जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, फरक्का एक नहर है। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता अगर पूछे कितनी है, मतलब जल उसमें रखने की क्षमता कितनी है फरक्का नहर में, तो 40,000 क्यूसेक है। क्यूसेक है, समझ रहे हैं, 40,000 क्यूसेक है, ये भी नहीं समझिए, क्यूसेक। यहाँ पे विश्व की अगर सबसे पुरानी पूछे या विकसित नहर भारत में कौन सा है, तो गंगा नहर है, जिसे गंगा नहर के नाम से जानते हैं। तो गंगा नहर जो है सबसे पुरानी है विश्व की, या विकसित नहर के रूप में व्यवस्थित है, ये बता दीजिएगा। व्यस्त रहता है, ये व्यस्तता है इसका, भारत का है ये। अगर पूछे गंगा नहर का निर्माण जो हुआ था, जिसे हम गंगा नहर भी कहते हैं, इसका निर्माण जो है 1927 में ही हुआ था, 1987 में, मतलब 1927 में हुआ था, 87 नहीं 1927, 1927 में हुआ था। अगर पूछे सारण सिंचाई नहर एक चालू हुआ था, ठीक है, तो किस नदी से निकाली गई थी, तो गंडक नदी से। ये सब जो नहर निकलती है नदी के माध्यम से निकलती है, गंगा से बहुत सारा नहर निकला है। जैसे आपका जो है पुनपुन जो है बहुत सारा है, फल्गु से निकला हो बहुत सारा नहर है। फल्गु में पानी नहर है वो अलग बात है, लेकिन निकला है कि नहीं। बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है कि गंगा नदी को ही निरंजना नदी बोला जाता है, सॉरी, फल्गु नदी को ही निरंजना नदी बोला जाता है, एकदम वास्तविक सच है। बात यहाँ है कि निरंजना नदी उस समय थी जब बुद्ध वहां पे थे, और जिस जहाँ पे तपस्या कर रहे थे उस जगह पे भी निरंजना ही नदी थी, लेकिन वो निरंजना नदी वहां पे भर गया, समझ गए, तो निरंजना नदी जो है लुप्त हो गई, और यही बगल में फल्गु के नाम से जाना गया। तो इसलिए कहा जाता है निरंजना नदी का ही हिस्सा है फल्गु, इसलिए निरंजना बोलिए या फल्गु बोल दीजिए। तो आज के बाद कंफ्यूजन मत करिएगा। तो अगर ऑप्शन में आए तो दोनों टिक लगाइएगा, और याद रखिए निरंजना को ही फल्गु और फल्गु को ही निरंजना। सबसे पहले निरंजना नदी थी जो बौद्ध थे। भारत की सिंचाई परियोजना के प्रकार अगर पूछे तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं लघु सिंचाई, फिर मध्यम सिंचाई पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बृहद सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जल का स्तर थोड़ा रहता है। तो लघु सिंचाई परियोजना में जो है, इस सिंचाई परियोजना में क्या होता है, मतलब लघु छोटा सिंचाई परियोजना में क्या होगा कि परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। 2000 से ज्यादा सिंचाई नहीं हो सकता, कमी होगा। इसके अंतर्गत अगर कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, डीजल याद किया, डीजल मतलब मीटर मोटर सब आ गया, नलकूप में ही सम्मिलित हो जाते हैं, तो इसका भी सम्मिलित कर दीजिए। तालाब हो गया, ड्रिप सिंचाई बोरिंग करके, स्प्रिंकलर, ये सब जो है आदि शामिल होते हैं इसमें। तो 2000 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं कर सकते। जो बोरिंग कर रहे हैं, नलकूप है, कुआं है, उससे ज्यादा कितना करिएगा, नहीं करिएगा। भारत की लगभग जो है 62%
मतलब 62% सिंचाई जो है आवश्यकता की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से ही होती है। इसी के माध्यम से नलकूप, कुआँ, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर। देखिए, नलकूप हो गया, नलकूप में लगभग सब सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे अलग-अलग बाँट दिया इसलिए क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? आगे बात करते हैं तो 62% सिंचाई तो भारत में इसी से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 में या 6 से संचित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु मतलब सूक्ष्म सिंचाई मशीन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। कि देखिए, लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए क्या हुआ, वर्ष 2006 से संचित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में क्या कर दिया, राष्ट्रीय लघु सिंचाई मशीन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब सूक्ष्म सिंचाई सिंचाई मशीन भी बोल सकते हैं। अब चलिए, मध्यम सिंचाई परियोजना जो चला था ये इंपॉर्टेंट है। मध्यम सिंचाई परियोजना जो है, इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से लेके 10,000 हेक्टेयर तक का क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें जो है नहरी सिंचाई प्रमुख है, नहर के माध्यम से होगा क्योंकि मध्यम है ना, क्योंकि छोटी जो नहर है, छोटे नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। तो छोटे-छोटे नहर जो आपको गाँव-गाँव में दिखता है या हर क्षेत्र में जाता है, वो है। अब बृहद सिंचाई कब होगी? जब वहाँ पे परियोजना होगा। तो बृहद सिंचाई परियोजना जो है, ये 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है, जहाँ पे 10,000 हेक्टेयर की सिंचाई हो। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। एकदम सही बात है, बड़े बांध बनाकर बहुत जगह पे निकाला गया है। आपको समानतः अगर देखा जाए तो इसमें बड़ी नहरें एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। ये भी पढ़ेंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, नेक्स्ट वीडियो हम इसी को पढ़ेंगे। अब बड़ी व मध्यम परियोजना से मतलब बड़ी और मध्यम परियोजना से देश की 38% सिंचाई आवश्यकता की पूर्ति होती है। 38%, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा छोटी सिंचाई के माध्यम से ज़्यादा होता है। लघु सिंचाई ज़्यादा चलता है 62%, लेकिन 38% बृहद से, लेकिन मध्यम छोटा नहर से काम चलते रहता है। अब देखिए, जल के साथ जो है उर्वरकों को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई कहलाती है। अगर जल के साथ अगर उर्वरकों की अगर भी मिला दें, जोड़ दें और उससे संपन्न करें तो सिंचाई को हम फर्टिगेशन कहते हैं या फर्टिगेशन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसमें बता दिया गया था जो कि शुरू में ही है कि भाई जल संसाधन सिंचाई नहर तो हम पढ़ ही रहे थे, वाटर रिसोर्स पढ़ रहे थे, कैनल पढ़ रहे थे, नहरें। तो देखिए, इसमें भारत में जल संसाधन के स्रोत तो बता दिए, धरातलीय जो कि जमीन, भूमिगत जल या भौम जल बोलते हैं, वायुमंडलीय जल जो कि ऊपर से बरसता है, और महासागरीय जल, ये सब माध्यम से है कारण होगा, और ये महासागरीय जल से ऐसे हम लोग स्रोत बनाते हैं। तो ये क्लियर है, आगे चलते हैं। और ये हो गए छोटे से क्ले। अब चलते हैं थोड़ा सा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना।